Welcome to Mindful Heaven Psychological Organization. I am Sadaf Zahur, clinical psychologist and head of clinical department at Mindful Heaven Psychological Organization. साइकोलॉजिकल असेसमेंट का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और आपको स्क्रीन पर एक आउटलाइन शो हो रही होगी। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये तमाम टेस्ट इस कोर्स में कवर करने हैं। आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम क्लासेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलें अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज जो हमने इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी हम जो है वो 3 टेस्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये हमारे पास जो इंडिविजुअल जो है वो ड्रग को अब्यूज़ करते हैं उनको स्क्रीन आउट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो DASS-10 है हमारे पास, ये स्क्रीनिंग टूल है, ठीक है। स्क्रीनिंग टूल और हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। स्क्रीनिंग टूल हमारे पास क्या होते हैं कि जिससे हम जो है वो एक इंडिविजुअल को स्क्रीन आउट कर सकते हैं, लाइक उसकी टेंडेंसीज देख सकते हैं कि इस इंडिविजुअल में कितनी टेंडेंसीज है कि ये हमारे पास ड्रग डिसऑर्डर्स को डेवलप इसमें हो सकते हैं, ये आगे जो है वो ड्रग डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक टूल होता है ना, वो हमें एक पूरा डायग्नोसिस दे देता है, उसमें कोई हमारे पास जो है वो टेंटेटिव चीज़ नहीं होती, वो एक हमारे पास जो है वो ट्रू डायग्नोसिस होता है कि इस इंडिविजुअल को ये चीज़ है, ये इससे जो है वो गुजर रहा है, इसके साथ जो है वो ये अब इसमें प्रॉपर ये चीज़ प्रेजेंट है। लेकिन स्क्रीनिंग टूल जो है वो हमें सिर्फ टेंडेंसीज के बारे में बताता है, स्क्रीन आउट करने में हेल्प करता है ताकि हम वहीं से उस इंडिविजुअल को जो है वो रिहेबिलिटेट कर लें, वहीं से उसको जो हम इलाज शुरू कर दें ताकि वो मज़ीद उस चीज़ की तरफ ना जाए। तो DASS-10 जो है ये हमारे पास जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब ये जो है वो जो लोग अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये DASS-10 हम अप्लाई नहीं करते। अदर देन जो बाकी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसमें कैनबिस आ जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, बार्बिचरेट्स आ जाते हैं, स्टिमुलेंट्स, हेलोसिनोजेंस वगैरह आ जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स ये ड्रग्स यूज़ करते हैं हम उन पे ये DASS-10 जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। और हमारे पास जो है वो जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उसका भी जो है वो अब्यूज़ हो सकता है। कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं जो मेडिकल मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, उनका भी अब्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो फिर ये वाले ड्रग्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स इन ड्रग्स को एक्सेप्ट अल्कोहल, उन पे हम जो है ये DASS-10 को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो DASS-10 है ना, इसमें हमारे पास जो है वो 10 आइटम्स हैं, ठीक है, और येस और नो की फॉर्म में इसकी स्कोरिंग है, यानी कि हम 0 और करते हैं इसकी स्कोरिंग। तो हम जो है वो इसके आइटम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम है हमारे पास, हैव यू यूज ड्रग्स अदर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल रीजंस, ठीक है। फर्स्ट में हम जो है वो अपने क्लाइंट से या अपने पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपने कोई ड्रग्स यूज़ किए हैं जो आपके किसी मेडिकल रीजंस के अलावा, ठीक है, मेडिकल रीज़न के अलावा आपने क्या कभी कोई ड्रग जो है वो यूज़ किया है। तो अगर वो कहते हैं येस तो हम जो है वो 1 मार्क करते हैं, लेकिन अगर कहते हैं नो मैंने कभी ऐसा नहीं किया तो फिर हम 0 मार्क करते हैं, ठीक है। येस के लिए हम 1 स्कोरिंग करेंगे और नो के लिए हम 0 स्कोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल जो हमारे क्लाइंट हैं या पेशेंट हैं वो कहते हैं कि हमने जो है वो ड्रग यूज किया है अदर देन मेडिकल रीजन, तो हम यहाँ पे 1 जो है वो मार्क कर देंगे। फिर हम उनसे पूछते हैं डू यू अब्यूज 1 ड्रग एट अ टाइम, मोर देन 1 ड्रग एट अ टाइम। फिर हमसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी जो है वो एट एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ड्रग का यूज़ किया है।
अगर वो कहते हैं यस हमने किया है तो हम जो है वो 1 मार्क करेंगे, लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं किया हमने कभी तो हम जो है वो उस पे 9 मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पेशेंट कहते हैं 1 तो हम इसको 1 जो है वो मार्क करेंगे, इसका स्कोर जो है वो 1 देंगे। फिर हमारे पास जो है थर्ड आता है, थर्ड आइटम जो है ये हमारे किसके बारे में कि क्या आप जो है आर यू अनएबल टू स्टॉप अब्यूजिंग ड्रग्स व्हेन यू वांट टू। हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आप जो है जब अपना ड्रग जो है वो स्टॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये ड्रग छोड़ दें, आप जो भी कैनबिस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है, कोई सॉल्वेंट लेते हैं, हेलोसिनोजेंस लेते हैं या किसी प्रिस्क्राइब मेडिसिन का ही आप जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने जो है वो मेडिसिन किसी भी किडनी का किसी को कोई इशू है तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन उन्हें दी है तो उन्होंने 2 टाइम लेनी है, ठीक है, लेकिन वो अब जो है वो 3 टाइम लेना शुरू हो गया, 3 से 4 टाइम जो है वो एक दिन में ले रहे हैं। तो हम अगर उनसे पूछते हैं कि क्या आप जिस भी ड्रग का जो है वो अब्यूज़ कर रहे हो तो आप उसको जब स्टॉप करना चाहते हो तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी कि जब हम छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ देते हैं उसको, लेकिन ये जो हमारे पास थर्ड आइटम होता है ना इसको हम रिवर्स स्कोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो नो होता है वहाँ पे हम उसको 1 मार्क करते हैं और जो यस होता है उसको 0 मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स है ना जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप जो है वो जब चाहते हैं कि अब आप इस ड्रग को रोक सकें तो आप रोक नहीं पाते, ठीक है, तो वो कहते हैं नो, ठीक है, वो नो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिवर्स स्कोर करेंगे, नो को हम 1 देंगे क्योंकि वो एक्चुअली में जब वो उसको छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते, ठीक है, वो अनएबल होते हैं कि वो उसको स्टॉप कर सकें। तो यहाँ पे वो हमारे पास नो कहेंगे तो हम उसको नो को 1 मार्क करेंगे। फिर हमारे पास अगला फोर्थ आइटम आता है, हैव यू एवर हैड ब्लैक आउट्स और फ्लैश आउट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रग यूज। हम उनसे पूछते हैं कि जब आप ड्रग यूज करते हो तो फिर आपको किसी तरह के कोई भी फ्लैश मेमोरीज याद आती हैं, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं होता तो हम जो है वो 0 मार्क करते हैं, ठीक है, नो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें फ्लैश बैक्स आते हैं जब जब हम इस ड्रग की वजह से ना हमें फ्लैश बैक्स आना शुरू हो गए हैं तो हम फिर जो है वो इसको 1 मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे किसी तरह के कोई फ्लैश बैक्स नहीं आए तो फिर हम इसको 0 मार्क करेंगे। फिर हमारे पास फिफ्थ आइटम आता है, डू यू एवर फील बैड और गिल्टी अबाउट योर ड्रग यूज। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी जो है वो गिल्टी बुरा महसूस हुआ है, आपने शैम फील किया है कि आप ड्रग यूज कर रहे हो ड्रग की वजह से, तो वो कहते हैं कि यस, कुछ क्लाइंट कहेंगे यस हमें होता है, कुछ कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे क्लाइंट जो है वो यस कहते हैं तो हम इसको 1 मार्क करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो 6th आइटम आ जाता है, वो किसके बारे में कि डू डू डज योर स्पाउस और पेरेंट्स एवर कंप्लेन अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट विद ड्रग्स। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने आपके पेरेंट्स ने या आपके जो स्पाउस हैं आपकी वाइफ ने कभी कंप्लेन किया है कि आप जो है वो ड्रग इन्वॉल्व होते हो या आपकी जो आपकी ड्रग्स के साथ क्या है इससे आपके पेरेंट्स कंप्लेन किए। तो वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं तो फिर या हमारी जो स्पाउस है वाइफ है वो कंप्लेन करते हैं तो हम इसको 1 मार्क करेंगे। कहते हैं कि सेवंथ हमारा आइटम होता है कि हैव यू निग्लेक्टेड योर फैमिली बिकॉज ऑफ योर यूज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी फैमिली को इस ड्रग यूज की वजह से कभी निग्लेक्ट किया है, आपकी फैमिली जो है वो इस चीज की वजह से निग्लेक्ट हुई हो। तो अगर वो कहते हैं कि यस तो हम उसको 1 मार्क करेंगे, 1 स्कोर करेंगे, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नो तो फिर हम 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मैंने ड्रग की वजह से कभी अपनी फैमिली को निग्लेक्ट नहीं किया, तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हम उनसे कहते हैं कि क्या
8 आइटम होता है कि ये इसके बारे में होता है कि क्या आप कभी किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए ताकि आप जो ड्रग ले सको, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल किसी भी ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, वो इस कदर लाइक उनकी वो एडिक्शन हो जाती है, वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो किसी भी तरह से ना उसको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे उन्हें कोई इलीगल एक्टिविटी करना ही पड़े, कहीं उसके लिए उन्हें चोरी करना पड़े, लाइक उनके पास पैसे नहीं होते, फिर ज़ाहिर है उन्होंने ड्रग लेनी है, उनको पैसे चाहिए, फिर वो जो है वो उसके लिए किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, चोरी करेंगे, डकैती वगैरह बड़ी-बड़ी उसमें इन्वॉल्व होंगे डकैतियों में कि ताकि उनको ड्रग मिल सके, या फिर कोई लोग उनसे गलत काम करवाएँगे कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, हमारा ये काम करना है, तो मैं आपको पैसे दूँगा, फिर उससे आप अपनी ड्रग ले लेना। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या कभी आप किसी भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं ताकि आपको ड्रग मिल सके? तो अगर वो कहते हैं कि येस, तो हम 1 मार्क करेंगे, अगर वो कहते हैं नो, तो फिर हम 0 मार्क करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो कहते हैं कि येस, हमने जो है वो कोई छोटी-मोटी चोरी की है या हमने इलीगल एक्टिविटी किया है, तो फिर हम 1 मार्क करेंगे। फिर हमारे पास 9 जो होता है, 9 आइटम होता है कि हैव यू एक्सपीरियंस विथड्रॉल सिम्पटम्स व्हेन यू स्टॉप टेकिंग ड्रग, ठीक है। तो देखें जब इंडिविजुअल जो हैं वो ड्रग ले रहे होते हैं ना, तो वो जब उसको छोड़ते हैं तो उन्हें विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है। उन्हें जो है वो हेडेक शुरू हो जाता है, या फिर उनको जो है वो कोई मसल एक होता है, या उन्हें जो है वो एक फटीग होती है, एक अजीब-सी बेचैनी होती है वो जब ड्रग नहीं लेते, ठीक है। अब जो लोग हमारे पास जो है वो चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं या कॉफ़ी वग़ैरह का यूज़ करते हैं कैफ़ीन का, तो जब वो नहीं लेते, जब उनकी किसी भी वजह से मिस हो जाए, तो वो उनके ना सर दर्द शुरू हो जाता है, उनको एक अजीब-सा जो है एक सर दर्द, एक अजीब-सी बेचैनी होती है। तो हाँ, हमारे पास जो भी ये इंडिविजुअल एडिक्शन करते हैं किसी भी किस्म की, ठीक है, किसी भी ड्रग की, जब वो उसको स्टॉप करते हैं, तो उनको जो है वो फिर विथड्रॉल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से विथड्रॉल सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस करते हैं जब आप अपनी ड्रग लेना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो किसी को जो है वो मसल एक होते हैं, किसी को हेडेक वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे हम उनसे पूछते हैं कि आपने एक्सपीरियंस किए हैं, फिर वो कहते हैं येस, तो हम इसको 1 मार्क करते हैं। फिर जो हमारे पास लास्ट होता है वो होता है कि क्या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं इस ड्रग यूज़ की वजह से, जैसे आप जो हो वो कोई आपको कन्वर्जन्स हुई हो, आपको इसकी वजह से हेपेटाइटिस हुआ हो, ब्लीडिंग वगैरह, कोई नोज़ वगैरह से आपको जो है वो आपका खून आना शुरू हो गया हो इस ड्रग की वजह से, या आपकी मेमोरी लॉस हो गई हो, तो अगर वो कहते हैं हाँ जी, हमने जो है वो सबसे बड़ा तो हमें पता है जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी किडनीज, हमारे इंटरनल सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इस ड्रग की यूज़ की वजह से जो है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने कौन-कौन सा मेडिकल प्रॉब्लम आपने फेस किया है इन ड्रग की वजह से, ठीक है। तो वो कहते हैं हमने किया है और इस तरह के किए हैं, जिसको हम फिर 1 मार्क करते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो इन पूरे स्कोर्स का जो है वो सम अप करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो है वो सब पे 1-1 था, ठीक है। और 3 पे उन्होंने नो बोला था, लेकिन इसको हम रिवर्स कोडिंग करते हैं। नो को हम जो है वो 1 स्कोर करते हैं और येस स्कोर करते हैं। तो ये हम जो है वो जब सम हम करते हैं तो हमारे पास 10 स्कोर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हमें स्कोर की इंटरप्रिटेशन दी हुई है। अगर तो हमारे पास जो है वो 0 स्कोर है, तो मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 या 2 स्कोर आया है, तो इसका मतलब है कि लो लेवल है, ठीक है। यहाँ पे उन्हें जो है वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उन्हें रीअसेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर 3 से 5 स्कोर है, तो मतलब उन्हें मॉडरेट लेवल की जो है वो उनकी प्रॉब्लम है, ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं वो मॉडरेट लेवल की है, और यहाँ पे हमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इनकी जो एडिक्शन काउंसलर है उनकी ज़रूरत है। फिर 6 to 8 जो है वो सब्सटेंशियल लेवल आ जाता है। यहाँ पे हमें इंटेंस जो है असेसमेंट की ज़रूरत है, हमें असेसमेंट करनी चाहिए
की तरफ आए हैं, कोई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम था, इवन बाज़-औक़ात जो होता है आपके लव्ड वन की डेथ की वजह से, या कोई आपको एक ऐसा हादसा पेश आया है, कोई आपका लॉस हुआ है, तो आप इस चीज़ की तरफ आते हो। तो फिर हम जो है वो रूट कॉज़ को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रूट कॉज़ को फाइंड आउट करना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ही हम जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? हम उन्हें एग्ज़ैक्ट एक सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और 9 टू 10 जो है ये हमारे पास, अगर 9 टू 10 स्कोर आया तो मतलब उनको स्वेयर लेवल का जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे भी फिर हमें उन्हें इंटेंसिव असेसमेंट की ज़रूरत है, इंटेंसिव उन्हें जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये था हमारे पास DASS-10 ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, ये ड्रग से मीनिंग आपका व्हाट टाइप ऑफ ड्रग, मतलब मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या हेरोइन या कोकेन टाइप? इसमें ड्रग जो है वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो भी इसमें आती हैं, और कैनबिस यूज़ आ जाता है, हेरोइन और हेलोसिनोजेंस, ये सब टाइप की आ जाती हैं। सिर्फ ये जो लोग अल्कोहल को यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उसके लिए DASS-10 यूज़ नहीं होता। बाकी जो भी आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है या दूसरे स्टिमुलेंट्स हैं, उनके लिए ये यूज़ होता है। अल्कोहल के यूज? बाकी जो है मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, या फिर हमारे पास कैनबिस, हशीश, हेरोइन, इन सब के लिए, कोकेन, इन सब के लिए। ओके। एंड मैम, माय सेकंड क्वेश्चन इज, स्क्रीनिंग टेस्ट कब करते हैं? मतलब व्हाट इज द सिम्टम्स आफ्टर डूइंग, मतलब व्हेन वी नो अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट कि हमें कब करना चाहिए? स्क्रीनिंग टेस्ट हम तब करते फील हो रहा हो कि इनके बिहेवियर में कुछ जो है वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कोई चीज़ जो है वो अब्यूज़ कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है वो ही उसका ही बहुत ज़्यादा हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमें थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हों, फील हों, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो फिर हमें जो है वो हम जो है वो स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं। फिर अगर स्क्रीनिंग से हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें कितनी टेंडेंसीज हैं या नहीं है, तो फिर हम आगे फर्दर जो है वो असेसमेंट के लिए जाते हैं। असेसमेंट फॉर डायग्नोस, राइट? हाँ जी, ये जो है स्क्रीनिंग टूल है, ठीक है? इसमें से सिर्फ़ हम टेंडेंसीज़ को स्क्रीन आउट कर सकते हैं। फिर जब हमें, अगर उन्होंने 10 स्कोर किया है तो मतलब यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम है, वो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं और उसकी वज़ह से उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है। उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर हम जो है वो आगे फर्दर इंटेंसिव असेसमेंट के लिए जाते हैं। येस, ओके। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन? चलें, अब अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हमारा लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टेस्ट, ठीक है? अच्छा, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये हमारा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और ये क्लस्टर बी में जो है वो लाई करता है, ठीक है? ये क्लस्टर बी के अंदर आता है हमारे पास। अच्छा, अब जो हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो क्या लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे जो इंडिविजुअल बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जो है वो गुजर रहा होता है, या वो एक उसको बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, तो उसके जो है वो अनस्टेबल रिलेशन
रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। लाइक उसको एक टाइम पे लग रहा होता है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, लेकिन अगले ही मोमेंट पे उसको लग रहा होता है कि ये पर्सन जो है इसके लिए परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहला जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सिम्टम होता है कि उनके अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा उन्हें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फेयर होता है अबेंडनमेंट का, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उन्हें फेयर होता है कि उन्हें लोग जो है वो छोड़ जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है उनको, ठीक है। उनका ये एक्सट्रीम फेयर होता है कि कोई जो लोग उनके क्लोज उनको जाएंगे। फिर हमारे पास जो है ये इनकी पर्सनैलिटी पे भी ना बहुत ज़्यादा क्विक चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जल्दी से क्विकली ना अपने गोल्स को, अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और ये इनको लगता है कि ये आप कहते हैं कि हम जो है वो बैड हैं, हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इनमें जो है वो रिस्की बिहेवियर होते हैं। ये जो है वो रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक जैसे गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, और बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो स्पीड के साथ ड्राइव करना, डेंजरस ड्राइविंग करना, इस तरह के बिहेवियर्स इनमें होते हैं। और फिर इनको जो है वो सेल्फ इंजरी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब इनको लगता है कि लोग इनसे दूर चले जाएंगे, जब इनको फेयर होता है सेपरेशन का या किसी भी रिजेक्शन का, तो ये फिर जो है वो सुसाइड में आइडिएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को जो है वो इंजर करना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ इंजरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा एंगर होता है, ठीक है। और ये जो है वो अपना टेम्पर जो है वो लूज़ कर देते हैं। और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, जो इंडिविजुअल जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक था ओवरव्यू था कि हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो है वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टेस्ट जो है ये हमारे पास हेल्प करता है कि हम डिटरमाइन कर सकें कि क्या एक इंडिविजुअल में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं या नहीं, ठीक है। अब इसकी जो 9 स्टेटमेंट्स हैं, लाइक 9 आइटम्स हैं, ठीक है। और 9 आइटम्स में से अगर हमारे पास जो है वो इसका कट ऑफ स्कोर जो 5 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंडिविजुअल 5 या 5 से अबव स्कोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स प्रेजेंट है। अब इसको जो है वो एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसको आप जो है वो एक डॉक्टर या एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ताकि वो जैसे ट्रीटमेंट करवा सके। तो हमारे पास इसमें जो है वो 9 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो इसके रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, अपने पार्टनर से कैसे हैं या घर वालों से कैसे हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि बहुत ही अनस्टेबल हैं, और मैं जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हूँ, मैं उन्हें हूँ, जो लोग मुझे इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उनको अंडर वैल्यू कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है अगर वो कहते हैं यस, हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके जो है वो रिलेशनशिप कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, डिस्टर्ब हैं, तो एक ही वक्त में मुझे सही लग रहे होते हैं और अगले ही मोमेंट पे जो है वो मुझे गलत लग रहे होते हैं, मुझे लगता है इनको मेरी कोई केयर नहीं है। तो अगर वो यस कहते हैं तो इसको हम 1 स्कोर करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है वो नेक्स्ट पे जाते हैं। हम उनके नेक्स्ट आइटम जो है वो उनके इमोशंस के बारे में, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं मेरे इमोशंस जो है वो क्विकली चेंज होते हैं, मुझे जो है वो एक इंटेंस एपिसोड्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाता है, मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन मेरे में बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा मैं उदास रहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, तो फिर हम जो है उसको 1 स्कोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है उनका जो है वो रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब है, तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे। अगर उनके इमोशंस जो है डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी हम 1 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट जो होता है, हम उनसे उनके एंगर के बारे में पूछते हैं, ठीक है। कि आप गुस्सा करते हैं तो वो कैसा होता है, बिला वजह ही आप गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं या वो किसी वजह से हो रहा होता है, लाइक कोई एग्जैक्ट रीज़न होती है, तो वो जो हम कभी ऐसे ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हमें नहीं समझ आती और हम उसको फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाते, और वो भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, इनअप्रोप्रिएटली बगैर किसी वजह के हमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत
होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है और फिर हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो हम इसको जो है वो 1 स्कोर करेंगे। फिर हम जो है वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप अभी या अभी पास्ट में या अभी करंटली आप जब अपसेट हुए हैं तो आप किसी सुसाइडल बिहेवियर में या सुसाइडल थ्रेड में या फिर सेल्फ इंजरी बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने अपने आप को हिट किया हो बहुत ज़्यादा ज़ोर से, या आपने अपने आप को कट्स वगैरह लगाए हो या बर्न वगैरह किया हो, कोई आपने जैसे सिगरेट से अगर आपने कोई बर्न किया है, तो इस तरह के बिहेवियर में आप इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हमें पास्ट में भी ऐसा जब हम अपसेट हुए तो हम जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की, हमने जो है वो सेल्फ इंजरी बिहेवियर में हम इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर हम इसको जो है वो 1 स्कोर करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट होता है वो उनकी कि आप कैसे अपने आप को कैसे देखते हैं, तो कहते हैं हम परसिस्टेंटली अनेबल होते हैं कि हम अपने आप को इमेजिन कर सकें और अपने आप को इमेजिन कर सकें, और हम जो है वो बिलीव नहीं कर पाते कि मैं असल में क्या हूँ, ट्रूली क्या हूँ, या मैं क्या हूँ, और मैं इस पे मुझे ना बिलीव नहीं होता, ठीक है। तो अगर उन्हें अपने आप पे वो अपने बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको जो है वो उसमें कोई भी लाइक उनके गोल वैल्यूज़ जो हैं वो परसिस्टेंट नहीं होते, वो उसमें चेंजेस देखते रहते हैं, उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, और उनको जो उनका एक सेल्फ है उस पर उनको कोई बिलीव नहीं होता, तो वो अपने जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होते हैं। तो फिर हम जो है वो अगर इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं तो फिर हम इसको जो है वो 1 स्कोर करेंगे। फिर हमारे पास 6 आते हैं उनके जो आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उनको लाइक जब वो फॉल्स उनके बिलीव होते हैं, ठीक है, कि लोग जो हैं वो उन्हें हार्म करना चाहते हैं, उन्हें जो है वो हर्ट करना चाहते हैं, लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इसको जो है वो, ये सिर्फ उनके सुपरस्टिशियस बिलीव उनके आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। उनको असल में जो है वो कोई भी हार्म या कोई भी जो है वो उनको कोई भी किसी किस्म का हर्ट नहीं करना चाहते, ये सिर्फ उनके जो है वो बिलीव उनके फॉल्स बिलीव होते हैं, ठीक है। फिर आई एक्सपीरियंस एपिसोड अंडर स्ट्रेस, ठीक है, जब वो स्ट्रेस पे होते हैं तो उन्हें जो है इस तरह के आइडियाज़ आते हैं और उन्हें लगता है कि वो इस तरह की सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं जो अनरियल होती हैं, जो बिल्कुल भी जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर उनको इस तरह की थॉट्स आ रही हैं, अगर हमारे क्लाइंट कहते हैं कि यस हमें हमारे अंदर ये वाली थॉट्स हैं कि हमें लगता है कि लोग हमें हर्ट करना चाहते हैं, सुपरस्टिशियस आइडियाज़ हैं, और दूसरी सिचुएशन जो है वो दूसरे लोग वो इन बारे में सोचते हैं, इन सिचुएशंस के बारे में जो एक्चुअली में नहीं होती, बिल्कुल अनरियल होती हैं, तो फिर हम इसको 1 मार्क करेंगे। फिर जो है कि हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप कभी जो है वो सेल्फ एक्सक्यूज डैमेजिंग मी मैम। एक्ट्स में जी। मैम ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप इसको आप यहीं पे स्टॉप करें, मैं नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूँ, अगेन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके सर। हम 7 आइटम पे पहुँचे थे। तो 7 आइटम में आइटम जो है वो जो सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर होता है उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो हम अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आप कभी जो है वो 2 और मोर सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पेंडिंग करना, ठीक है। जब हमारे पास बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिला वजह ही वो अपनी चीज़ें जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी मनी स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप जो हो वो आपने कोई सब्सटेंस का अब्यूज़ किया है, क्या आप कभी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा आपने जो है वो डेंजरस ड्राइविंग की हो, या आप बिंज ईटिंग वगैरह में इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर वो कहते हैं कि हम जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं, हमने अपने आप हम सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर हम जो है वो, अगर वो यस कहते हैं तो इसको 1 स्कोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने जो है वो इसको यस किया है, तो हम जो है वो इसको फिर 1 स्कोर करते हैं।
फिर हमारे पास 8 आ जाते हैं कि क्या आप कभी ऐसी एफर्ट्स में इंगेज हुए हैं, ठीक है, फ्रेंटिक एफर्ट्स, यानी कि आप जो है वो अनकाउंटेबल एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट की हो कि आप जो है वो अपनी रियल या इमेजिन जो आपकी एक अबेंडनमेंट होती है, ठीक है, कि आपको फील हुआ हो, चाहे वो रियल भी हो या फिर आप जो है वो सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो कि जो लोग आपके क्लोज हैं उन लोगों ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की, हमारे क्लाइंट कहते हैं कि हम इस तरह की एफर्ट्स में काउंटलेस एफर्ट्स में इन्वॉल्व हुए हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास जो हमारे लोग जो क्लोज होते हैं वो हमें छोड़ के चले गए हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, उन्हें हमारा ख्याल नहीं है, हमारी केयर नहीं है, तो फिर हम इसको 1 स्कोर करते हैं। फिर लास्ट जो होता है, लास्ट आइटम होता है उनकी फीलिंग्स, क्रोनिक फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। हम पूछते हैं अपने क्लाइंट से कि क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई हैं, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप वो जो है वो एम्प्टी हो गए हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा छोड़ गए, अब आप अकेले रह गए हैं, एक आपको एम्प्टीनेस की और एक बोरीडोम की फीलिंग आ रही है। तो अगर वो कहते हैं यस, हमें ऐसी फीलिंग आती है, तो इसको हम 1 स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 9 आइटम है, ठीक है, और येस और नो की स्कोरिंग है, ठीक है। येस के लिए हम 1 स्कोर करते हैं और नो के लिए हम 0 स्कोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो हमारी स्कोरिंग है, तो इसको हम देखें तो हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास जो है वो 9 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 स्कोर का क्या मतलब है कि हमारे जो पेशेंट या क्लाइंट है उनको जो है वो स्वे किस्म का जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उन्होंने अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छे इंटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका कट ऑफ स्कोर 5 है, ठीक है। 5 से अब जैसे जैसे हम स्कोर जाता जाएगा तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इंडिविजुअल को, लेकिन अगर 4 3 2 1 स्कोर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास ये स्कोरिंग इंडिकेट करती है 4 3 2 1 के इंडिविजुअल को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन 5 और 5 से अबव स्कोरिंग जो है वो इंडिकेट करती है कि ये इंडिविजुअल जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें जो है उन्हें इंटेंस एक अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान देने की ज़रूरत है, उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप में से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। हेलो मैम। जी। मैम टेस्ट बहुत सिंपल है, समझ में आ गया, लेकिन जो आपने बोला ना 1 से 5 से अब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, अगर उससे पहले की मार्किंग आती है 1 to 4 की, दैट मीन्स देयर इज नो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दैट मीन्स, हाँ बट जी। लेकिन क्लाइंट हमारे पास आया है तो दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम ये वाला टेस्ट ना करके फिर कौन सा टेस्ट लगाएंगे अगर मार्किंग कम आती है? लाइक ये जो है, ये हमारे पास अगर मार्किंग कम आती है ना तो वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे इनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। अगर देखें एक चीज़ की बिना पर, तो हम ये नहीं ना कहते कि ये इंडिविजुअल जो है वो ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एक सिम्टम की बेसिस पे तो हम पूरा डायग्नोसिस नहीं ना देते, तो अगर वो इसमें से उनको जो है वो एक दो चीज़ पे वो जो है वो यस स्कोर करते हैं, एक दो स्कोर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इस चीज़ से जो है वो गुजर रहे हैं, तो फिर हम उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करके उनकी वो वाली चीज़ जो है वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम उन्हें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं देते, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलें, अगर आप और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो आज के लास्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आज हमारा जो थर्ड और आज के लेक्चर का जो है वो लास्ट है, वो है यंग मेनिया स्केल, ठीक है। यंग मेनिया रेटिंग स्केल, ये हमारे पास जो है वो मेनिया जो हमारे पास होता है, ये हमारे लिए जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है ये टेस्ट।
उनको जो है वो डायग्नोज करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमने मेनिया को डायग्नोज करना है तो उसके लिए हम जो है वो यंग मेनिया रेटिंग स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये स्केल जो है इसके जो है वो 11 आइटम्स हैं और इसकी जो स्कोरिंग है वो 0 से 4 तक होती है। लेकिन इसमें हमारे पास जो कुछ इसके आइटम हैं उनकी 0 से 8 के दरमियान स्कोरिंग है, ठीक है। उसमें से हमारे पास इरिटेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी जो है इसकी 0 से 8 के दरमियान स्कोरिंग है। स्पीच जो रेट एंड अमाउंट है उसकी 0 से 8 है। और हमारे पास जो लास्ट में आता है डिसरप्टिव कंटेंट जो है उसकी भी 0 से 8 के दरमियान स्कोरिंग है। और डिसरप्टिव एग्रेसिव बिहेवियर जो है इसकी 0 से 8 के दरमियान स्कोरिंग है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास हैं उनकी 0 से 4 के दरमियान स्कोरिंग है। अब ये जो 4 आइटम्स हैं इनकी स्कोरिंग को जो है वो डबल वेटेज क्यों दी गई है, ताकि हमारे पास जो पेशेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी इल कोऑपरेशन होती है, उनको जो है वो सिम्टम्स उनमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो फिर उनकी जो कंपनसेट करते हैं, जो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते अपनी इलनेस की वजह से, तो ये डबल स्कोरिंग इसीलिए उनको वेटेज दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होता है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। तो इन आइटम्स को फिर हमने डबल वेटेज दे दिया है ताकि फिर हमारी जो है वो कंपनसेशन हो सके, हम बैलेंस कर सकें अपनी स्कोरिंग को, ठीक है। तो या मेनिया के बारे में जो है वो हमारे पास जो है वो जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसमें बाइपोलर 1 होता है और बाइपोलर 2 होता है, ठीक है। बाइपोलर 1 में हमारे पास मेनिया, हाइपोमेनिया और डिस्प्रेसिव एपिसोड्स होती हैं, और बाइपोलर 2 में जो है वो हाइपोमेनिया और डिस्प्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, उसमें मेनिया का नहीं होता। तो बाइपोलर 1 में हमारे पास जो है वो मेनिया एपिसोड होती है। मेनिया एपिसोड जो होती है यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं जो मैनिक एपिसोड से गुजर रहे हैं वो कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें से हमारे पास जो इंडिविजुअल्स मैनिक एपिसोड से गुजर रहे होते हैं वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से उनकी जो है वो हाई सेल्फ स्टीम होती है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है और इनको ना ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि वो जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो एक केस लेने गए, उनका क्लिनिकल केस, उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो जो बेनज़ीर हॉस्पिटल है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जो एक इंडिविजुअल एडमिट था उनको इस हद तक जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर, वो मैनिक एपिसोड इस कदर स्वेयर थी कि वो कहते कि ये हॉस्पिटल जो है ये सारा कुछ जो है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बिल्ड किया है, और वो जो है वो उनके जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो उनको जानते थे, उनसे रिलेशन थे। तो ये मैनिक एपिसोड जो है वो बताने का मकसद ये है कि इंडिविजुअल में इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग जो है उनकी हाई हो जाती है, ठीक है। फिर उनको जो है जो लोग मैनिक एपिसोड से गुजरे होते हैं उनकी जो स्लीप हॉर होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, लेकिन उनको नींद की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर वो जो है वो 3 घंटे भी सो लेना तो वो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, बिल्कुल रेस्टेड फील करते हैं कि उनको किसी किस्म की अब मज़ीद नींद की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको थकावट नहीं है, ठीक है। फिर वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, जितना वो एक नॉर्मल बात करते हैं ना, जो एक इंडिविजुअल नॉर्मल बात कर रहा है वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो बात करना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो बातें ये कर रहे होते हैं ना वो जो है वो उसमें कोहेरेंट नहीं होती, यानी कि वो कोई उसका जो है वो एक कहते हैं ना कि उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। मीनिंगलेस होती है, वो एप्रोप्रिएट नहीं होती, इनकोहेरेंट होती है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल बैठा है और वो मैनिक एपिसोड से गुजर रहा है तो मैं अगर उसको पूछूंगी कि
ये मेरे पास क्लिनिक में सोफा है, आपको ये कैसा लग रहा है। तो वो इतनी लंबी स्टोरी सुना देंगे, वो इतना कुछ बता देंगे ना, और एंड पे सिर्फ कहेंगे कि ये सोफा आरामदेह है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बात करना, इतनी उनकी इनकोहेरेंट स्पीच हो जाती है। उसके अलावा जो है वो उनमें जो है वो उनके जो है वो उनको डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी हम अटेंशन जो है वो इजीली जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, और वो जो है वो इरेलीवेंट जो स्टिमुलाई होते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये लोग इतना जो है वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, कि ये जो है वो सोशल वेलफेयर के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, और ये इस कदर वेलफेयर के काम में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये अपनी ज़रूरत की चीज़ें, और या जो उनकी अपनी चीज़ें हैं वो ही लोगों को देना शुरू कर देंगे, इतनी हाई इनकी हो जाती है। फिर इनका जो है वो ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसका जो है वो पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका कोई मकसद नहीं होगा, या वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो जो इंडिविजुअल मैनिक एपिसोड से गुजर रहे होते हैं, वो इन सिम्टम्स का जो है वो उनसे गुजर रहे होते हैं, इन सिम्टम्स को वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था मेनिक एपिसोड के बारे में। अब हम यंग मेनिया स्केल की तरफ आते हैं। तो यंग मेनिया स्केल का जो हमारे पास पहला आइटम है, 11 आइटम में से फर्स्ट आइटम है एलिवेटेड मूड, ठीक है। एलिवेटेड मूड का मतलब होता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हैं, जो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड होता है, नॉर्मल से हट के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश होना, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि क्या हमारे इंडिविजुअल में एलिवेटेड मूड है या नहीं, ठीक है। अब अगर तो वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको 0 मार्क करेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा जो है वो उसमें माइल्ड लेवल पे है, या पॉसिबिलिटी है ये इंक्रीज होने की, तो फिर हम उसको 1 मार्क करते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट उनका बहुत हो गया, चेयरफुल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर हम उसको ट्रू करेंगे। लेकिन इतना उनका मूड जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना ज़्यादा खुश हैं कि इनएप्रोप्रिएट टू कंटेंट, के ज़रूरत भी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो फिर हम उसको 3 मार्क करेंगे। वो बहुत ज़्यादा एफिरिक स्टेट पे चले गए हैं, ठीक है। उनका इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर है, बहुत ज़्यादा सिंगिंग में इन्वॉल्व है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इस तरह से, तो फिर हम जो है वो उसको 4 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 2 आ जाता है। टू आइटम जो है ये हमारे पास इंक्रीज मोटर एक्टिविटी एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि क्या वो ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में उनकी मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हो, वो वेलफेयर के कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हम अगर तो वो प्रेजेंट एब्सेंट है बिल्कुल, इस तरह की वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको 0 मार्क करेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है तो हम 1 करेंगे। उनके गेस्चर्स इंक्रीज हो गए हैं तो हम इसको 2 मार्क करेंगे। बहुत ज़्यादा वो जो है वो हाइपर एक्टिव रहने लगे हैं, एक्सेसिव एनर्जी है, ठीक है, एक्सेसिवली अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब होता है ना कि वो एक्सेसिव एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहने लगे हैं, तो लेकिन उनको ना रेस्टलेसनेस की कहीं न कहीं कंप्लेन आती है। वो कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हमें फिर कहीं न कहीं रेस्टलेसनेस फील होती है, थकन महसूस होती है, ठीक है। तो हम 3 मार्क करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मोटर एक्साइटमेंट है, हम जो है वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, हमारे में हाइपर एक्टिविटी भी है, लेकिन हमें जो है वो रेस्टलेसनेस फील नहीं हो रही, तो तब हम जो है वो 4 मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वो इमेजिन करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो फर्स्ट एलिवेटेड मूड था उसको जो है वो 3 स्कोर किया है, और जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, उसको जो है वो 4 स्कोर किया है, ठीक है। फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ जाते हैं। थर्ड आइटम जो है वो उनके
सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में होता है कि वो नॉर्मल है, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं आई, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए, तो हम उसको 0 मार्क करेंगे। लेकिन अगर वो जो है वो माइल्डली उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको 1 मार्क करेंगे। अगर उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको 2 मार्क करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उनका जो है वो स्पॉन्टेनियस उनका चेंजेस आ गए हैं और हम जो है वो 3 मार्क करेंगे। और ओवरट एक्ट्स आ गए हैं, जैसे उनके स्टाफ की तरफ, उनके इंटरव्यूअर की तरफ, उनके पेशेंट्स की तरफ, तो हम जो है वो उसको 4 मार्क करेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पेशेंट ने यहाँ पे जो है वो 2 स्कोर किया। फिर हम जो है वो 4 आइटम की तरफ जाते हैं। 4 आइटम जो है वो उनकी स्लीप से रिलेटेड होता है कि उनके स्लीप में चेंजेस आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो लाइक नॉर्मल स्लीप ले रहे हैं या उनके स्लीप हार्ड कम हो गए हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें हमारे पास जो है, अगर तो कोई भी उनका डिक्रीज नहीं आया, उन्होंने कोई चेंजेस अपनी नींद में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो हम जो है वो फिर 0 स्कोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी जो है वो स्लीप जो नॉर्मल अमाउंट की उनकी स्लीप थी, तो वो कम हो गया, उसमें जो है वो कोई 1 घंटा कम आ गया है या 1-2 घंटे कम आ गए हैं, तो हम जो है वो उसको 1 करेंगे। लेकिन अगर उसमें जो है वो ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो हम जो है वो उसको 2 करेंगे। और उनको जो है वो, अगर वो कहते हैं कि हमें जो है वो नीड ही नहीं रहती स्लीप की, तो हम जो है वो 3 करते हैं। और अगर उनकी बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दी है कि उनकी नीड है ही नहीं स्लीप के लिए, लाइक वो फ्रेश हैं, बिल्कुल सही हैं, रेस्टेड हैं, कोई रेस्टलेसनेस फील नहीं हो रही, तो फिर हम जो है वो 4 स्कोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो यहाँ पे 3 स्कोर किया है, लाइक उनको जो है वो उनकी नीड डिक्रीज हो गया। फिर 5th आता है उनकी इरिटेबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि इन पेशेंट्स का जो है वो, क्या हमारे पेशेंट में इरिटेबिलिटी आई है या नहीं आई, या फिर कितनी उनकी जो है वो इरिटेबिलिटी, उनका कितना उनके मूड में जो है वो चिड़चिड़ापन आ गया है। तो अगर वो हमारे पास जो है वो कहते हैं कि एब्सेंट है, तो हम उसको 0 करते हैं, लाइक कोई उनके चिड़चिड़ापन नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अगर वो उनमें कुछ इंक्रीज आ रहा है, लाइक उनका चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, तो हम जो है वो उसको फिर 2 मार्क करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो हर टाइम, जैसे उनका अगर कोई इंटरव्यू है या कहीं उन्होंने जाना है, कहीं ऑफिस वर्क है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हुए हैं, इरिटेबिलिटी उनको फील हुई है, तो हम 4 करेंगे, ठीक है। फिर हम 6 तब करेंगे जब फ्रिक्वेंटली वो इंटरव्यू के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे होते हैं, ठीक है। और होस्टाइल, जब इंटरव्यू इतने वो अनकोऑपरेटिव है, इतने वो अग्रेसिव होस्टाइल उनका बिहेवियर हो गया है कि उनका जो है वो इंटरव्यू करना इम्पॉसिबल हो रहा है, तो हम फिर उसको 8 मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 6 स्कोर किया। फिर हम जो है वो 6 आइटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 6 आइटम जो है वो स्पीच के बारे में, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंडिविजुअल मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इनकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंट हो जाती है, इनकी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो बात को टेंजिबल कर देते हैं, इनके बात बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के करते हैं, इनसे पूछो कुछ और ये बताते कुछ और हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा मीनिंगलेस और इनकी लंबी बात हो जाती है। तो अगर तो हम कहते हैं, अगर तो इनकी स्पीच में, इनके स्पीच के रेट में, अमाउंट में कोई इंक्रीज़ नहीं है, तो हम इसको 0 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो टाक्टेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसको 2 करेंगे। और अगर इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रेट आ गया है इनके स्पीच में, इनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो गया, तो हम इसको 4 करेंगे।
और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इनको जो है वो इनको इंटरप्ट करना ही मुश्किल हो गया है, तो हम 6 करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूस स्पीच आ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसमें, हम जो है बिल्कुल ही इन अनइंटरप्टेबल है, तो हम इसको फिर 8 मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ में हम सपोज करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो है वो 8 स्कोर किया है, कि उनकी स्पीच है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, प्रेशर्ड है, हम इसको जो है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास 8 आइटम जो है वो लैंग्वेज थॉट डिसऑर्डर के बारे में है। यहाँ पे अगर तो उनका कोई भी लैंग्वेज थॉट डिसऑर्डर नहीं है, तो हम उसको एब्सेंट मार्क करेंगे। लेकिन कोई उनकी माइल्ड लेवल पे है, उनको क्विक थॉट्स आ रही हैं, तो वो बार-बार जो है वो उनकी कुछ ऐसी थॉट्स हैं जो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उसको जो है ना वो 1 मार्क करेंगे। लेकिन अगर जो है वो इनके टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, इनकी जो है वो गोल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अपने एक गोल से वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो थॉट्स चेंज कर रहे हैं, तो हम 2 करेंगे। अगर इनमें जो है वो टेंजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, इकोलेरिया आ गया है, ठीक है, इकोलेरिया मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बातों को रिपीट करना शुरू हो गया, रिपीटिशन आ गया, लोगों को इमिटेट कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उसको इमिटेट करके उसको रिपीट कर रहे हैं, और इनको जो है वो कोई इनमें एक राइमिंग नहीं है, इनको फॉलो करना, इनके लिए एक चीज़ को फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को, अपनी सोच को घुमा फिरा रहे हैं, तो हम 3 मार्क करेंगे। और 4th, जब अगर बिल्कुल इनकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसका कोई मीनिंग ना रहे, वो इनकोहेरेंट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट ना हो, तो फिर हम इसको जो है वो 4 मार्क करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पे जो पेशेंट हैं वो इकोलेरिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें आइडियाज़ हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, वो जो है वो उनको फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम इसको जो है वो 3 मार्क करेंगे, 3 स्कोर करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो 8th आ जाता है, ठीक है, 8 जो है वो कंटेंट के बारे में है, कि उनकी स्पीच का कंटेंट कैसा होता है, वो जो है वो किस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर तो वो उनका कंटेंट नॉर्मल है, ठीक है, तो हम जो है वो 0 मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे जो है वो कुछ वो न्यू इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कुछ उनके जो है वो चेंजेस आ रहे हैं कंटेंट में, तो हम 2 मार्क करेंगे। अगर वो हाइपर रिलीजियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम 4 मार्क करेंगे। लेकिन अगर उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी आ गई है, पैरानॉइड आइडियाज़, फॉल्स बिलीव्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो हम फिर 6 मार्क करेंगे। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस फील हो रही हैं, तो फिर हम उसको 8 मार्क करेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पेशेंट ने जो है वो 6 स्कोर किया। फिर हमारे पास 9 आ जाता है उनके एग्रेसिव बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के बारे में, ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा है, एग्रेसिव तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव तो नहीं हो गया। तो अगर तो वो उनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी एग्रेशन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो हम 0 मार्क करेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाउड हो गया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम जो है वो उनको 2 मार्क करेंगे। अगर वो थ्रेट्स दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को लाइक थ्रेट दे रहे हैं, मैं इसको मारूँगा, ये करूँगा, तो इसको मैं हर्ट करूँगा, वार्ड में वो जो उनके साथ दूसरे पेशेंट्स हैं उनको भी तंग कर रहे हैं, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 हमारे पास तब आएगा जब हम पेशेंट इतना जो है वो एग्रेसिव है कि उससे इंटरव्यू करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो इंटरव्यूअर को भी थ्रेट कर रहा है, वो उस पर शाउट कर रहा है, तो हम 6 मार्क देंगे। लेकिन वो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि मैं इससे बिल्कुल भी इस पेशेंट के साथ अभी इंटरव्यू नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इनका बिहेवियर है, तो हम 8 स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने पेशेंट जो है क्लाइंट जो है उन्होंने 6 स्कोर किया। फिर हमारे पास 9 जो होता है उनकी अपीयरेंस के बारे में आता है, ठीक है, कि क्लाइंट की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हाइजीन मेंटेन है,
ठीक है, ग्रूम्ड है, ठीक है, उनके कोई भी नेल्स ऐसे बड़े हुए नहीं है, अजीब बाल नहीं है, ठीक है, सारा कुछ ड्रेस्ड अप है, तो हम 0 मार्क करेंगे कि उनकी ड्रेसिंग, उनकी ग्रूमिंग जो है वो सही थी, ठीक थी, एप्रोप्रिएट थी, ठीक है, जैसे नॉर्मल होती है वैसे थी। लेकिन अगर कुछ मिनिमली कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लाइक उनका जो है वो फेस वॉश नहीं था, लाइक उनके जो है वो नेल्स साफ नहीं थे, बड़े हुए थे, या जो शूज नहीं पहने हुए थे, कुछ इस तरह की मिनिमम कंप्लेंट्स आ रही हैं तो 1 करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पुअरली ग्रूम्ड हुए हैं तो 2 करेंगे। लेकिन उन्होंने लाइक इस तरह से ड्रेस अप किया हुआ है, पार्टी के कपड़े, लाइक जरूरत नहीं है, उन्होंने फिर भी ड्रेस अप किया है, बहुत ज्यादा ओवर मेकअप वगैरह किया है, तो हम जो है वो उनको 3 करेंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी जो है वो बिजार है, एक एप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ कंप्लीटली जो है वो अनकेप्ट है, हर तरह से कंप्लेन आ रही है, ना हाइजीन मेंटेन है, ना कोई प्रॉपर ड्रेसिंग है, तो उसको हम 4 जो है वो स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पेशेंट ने जो है वो 3 स्कोर किया है। फिर हमारे पास लास्ट आइटम जो है वो इनसाइट के बारे में आता है कि क्या पेशेंट को जो है वो इनसाइट है भी या नहीं, कि उसको पता है कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, या उसको बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, उसको इनसाइट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास जो है वो पेशेंट की इनसाइट प्रेजेंट है, उसको पता है कि वो एक चीज़ से गुजर रहा है, उसको वो अपनी इलनेस को एक्सेप्ट कर रहा है और वो एग्री कर रहा है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे ट्रीटमेंट दो, ठीक है, तो फिर तो हम 0 मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो पेशेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट पॉसिबली इल है, लाइक वो अपनी इलनेस को एडमिट नहीं कर रहा, वो ये नहीं चाह रहा, एग्री नहीं कर रहा कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको इनसाइट नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम जो है वो उसको 1 मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन 2 में जहाँ पे जो पेशेंट हमारा एडमिट कर रहा है कि बिहेवियर चेंज है, लेकिन वो इलनेस को डिनाई कर रहा है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो एडमिट तो कह रहा है कि हाँ उसके बिहेवियर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये बिहेवियर इलनेस की तरफ जा रहा है, तो हम जो है वो 2 मार्क करेंगे। थर्ड में है कि वो कुछ पॉसिबल जो है वो चेंज पॉसिबल, ठीक है, कुछ हद तक वो अपने चेंज को एडमिट कर रहे हैं बिहेवियर में, लेकिन स्टिल जो है वो डिनाई कर रहे हैं इलनेस को, तो हम जो है वो 3 मार्क करेंगे। और फोर्थ में वो बिल्कुल भी जो है वो बिहेवियर चेंज को डिनाई कर रहे हैं, वो उसको लग ही नहीं रहा कि उसका बिहेवियर कुछ चेंज आया है, नॉर्मल नहीं है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जब बिल्कुल भी उसको इंसाइट ना हो, अपनी उसको पता ही ना हो कि हम जो है वो मुझे चेंज की ज़रूरत है, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, अब नॉर्मल हो गया, बिल्कुल भी उसको इंसाइट नहीं है, तो हम 4 मार्क करेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने 4 जो है वो स्कोर किया है, ठीक है। अब ये 11 आइटम आइटम्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं, और जो 11 आइटम का जो भी स्कोर आता है उसको हम सम करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया, अगर हम इसको टोटल सम करें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, फिर उससे हमें लेवल का पता चलेगा कि हमारे पेशेंट जो है वो किस लेवल तक जो है वो मिनी एपिसोड को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे उन्होंने जो है वो 3 स्कोर किया, ठीक है। फिर सेकंड पे उन्होंने 4 स्कोर किया सेकंड आइटम पे। थर्ड आइटम पे क्लाइंट ने जो है वो 2 स्कोर किया। फोर्थ पे उन्होंने जो है वो 3 स्कोर किया। फिफ्थ पे जो है वो 6 स्कोर किया। 6 पे जो है वो उन्होंने क्लाइंट ने 8 स्कोर किया। 7 पे 3 स्कोर किया। 8 पे जो है वो 6 स्कोर किया। 9 पे 6 किया। 10 पे 3 किया, और लास्ट 11 पे 4 स्कोर किया। तो ये टोटल हमारे पास 48 स्कोर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारे पेशेंट का स्कोर जो है ना वो 12 से लेस देन आया है, ठीक है, इसका मतलब है कि उनमें कोई भी मैनिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो मैनिक एपिसोड से गुजर नहीं रहे, उनमें मेनिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 12 इसका कट ऑफ स्कोर है।
अगर 13 से 19 के दरमियान हमारे पास स्कोर आता है तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम लेवल पे जो माइल्ड लेवल है, मिनिमम लेवल का जो वो मेनिया पेशेंट में है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर 20 से 25 तक स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि वो माइल्ड लेवल का मैनिक एपिसोड जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। 26 से 37 के दरमियान अगर स्कोर आता है तो इसका क्या मतलब है कि मॉडरेट लेवल का उनको मेनिया है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 38 से 60 के दरमियान में आता है तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को स्वेयर लेवल का मेनिया है, ठीक है। अब जो हमारे स्कोर्स हैं वो 48 आए हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये क्लाइंट जो एबीसी क्लाइंट है उनमें उन्होंने यंग मेनिया रेटिंग स्केल पे 48 स्कोर किया है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है, ये स्वेयर लेवल ऑफ मेनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन्हें इंटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ठीक है। इन्हें प्रॉपर एक टीम की ज़रूरत है जिसमें साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व हों, साइकोलॉजिस्ट भी हों, ठीक है, ताकि इनको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनिया का टेस्ट था। इसमें हम जो है वो एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेशेंट से पूछेंगे ना कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो इस कंडीशन के साथ हैं, तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिंपल एक पेशेंट से जो है ना वर्कशीट करवा लेते हैं, हम उन्हें एक पेपर देते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि जिस बिहेवियर से आप गुजर रहे हैं आप लिखें कि इस बिहेवियर के साथ रहने से और इस बिहेवियर से आपको जो क्या नुकसान हो रहा है और दूसरों को आपके इस बिहेवियर से क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। जब वो अपने बिहेवियर के प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं तो फिर हम एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट उनसे पूछते हैं कि क्या अब आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं और किस हद तक करना चाहते हैं, और फिर इस बिहेवियर को चेंज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा और किस हद तक होगा। तो ये जो हमारी छोटी वर्कशीट जो हम खुद से करते हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि हमें पता चल जाता है कि क्या वाक़ई हमारे पेशेंट जो है वो इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के जो हमने आज के लेक्चर में स्केल्स कवर करने थे वो हो गए हैं। इससे भी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है मेन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपने इस क्लास से बहुत कुछ लर्न किया होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।